इस विधिक साक्षरता शिविर में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम माधवी सिंह है। मैं एज सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आज का तैनात हूँ। यहाँ पे आने का मेरा मकसद किन कारणों से जुडिशियल ऑफिसर्स आप लोगों के बीच साक्षरता शिविर लगा रहे हैं उसके बारे में आपको मैं ब्रीफली बताना चाहूँगी। आज़ादी के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद हमें एक प्रणाली की जरूरत थी जिसके तहत हम इस देश का संचालन कर सकते हैं। हमने एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिखित संविधान अडॉप्ट किया, उसको लागू किया। वो एक ऐसा दस्तावेज है जिसके तहत हम सरकार किस तरह से चलाएंगे, हम जुडिशरी न्यायपालिका किस तरह से काम करेगी और एग्जेक्टिव किस तरह से काम करेगा, उन चीज़ों का विवरण उसमें मिलता है। 3 अंग है वैसे हमारे देश में। एक आ गया आपका लेजिस्लेचर जो आपके कानूनों को पारित करेगा, जुडिशरी न्यायपालिका जो उन कानूनों को लागू करेगी, इंटरप्रेट करेगी, और एग्जीक्यूटिव जो सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में मदद करेंगे। तो मैं उस विंग से आती हूँ जिसको न्यायपालिका कहते हैं, जिसके तहत हम कानूनों को लागू करते हैं। आज़ादी के बाद हमने कई सारे कानूनों को बनाया, कई सारे कानूनों को हमने इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, लेकिन धीरे धीरे हमें इस बात का एहसास हुआ कि कुछ बातें सिर्फ किताबों में लिखी रह गई। जिन लोगों की, जनता के लाभ के लिए कानूनों को बनाया गया था उसकी मूलभूत जानकारी लोगों को थी ही नहीं, तो वो अपने अधिकारों को किस तरह से लागू करवाते जब उन्हें अपने अधिकारों का पता ही नहीं था। ये जो गैप रहा, इस गैप को कम करने की जिम्मेवारी न्यायपालिका ने अपने ऊपर ली। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया। इस अथॉरिटी के तहत ही हम स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और सब डिवीजन लीगल सर्विस कमेटी सब डिवीजन लेवल पे गठित की गई है। इस अथॉरिटी के तहत हम कई तरह के जागरूकता के अभियान चलाते हैं। लोगों के बीच जाके हम उनको कानून की जानकारी देते हैं, उनके अधिकारों के बारे में उनको अवगत कराया जाता है तथा उनके कर्तव्यों के बारे में भी हम उन्हें अवगत कराते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के बीच आई हूँ। मेन टॉपिक जो आज का मेरा है वो संविधान से ही रिलेटेड है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात हुई, 125 की भी बात हुई, पर जिस भी विषय पे आप किसी भी जानकारी चाहते हैं तो मैं उस पर आपको अवगत करा दूंगी। लेकिन अपने टॉपिक से शुरुआत करती हुई, हमारा जो संविधान है वो कई तरह के हमें फंडामेंटल राइट, या हिंदी में कहें तो मौलिक अधिकार और फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको कि मौलिक कर्तव्य हैं, ये डिटेल करता है। तो सबसे पहले मैं आपको आपके मौलिक अधिकारों के बारे में बताना चाहती हूँ। ये सबसे पहला जो आपका मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत आता है, जिसमें कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार सबसे पहला आपका मौलिक अधिकार है। अब आपने देखा होगा कि हम हत्या को अपराध मानते हैं, वो एक जुर्म है जिसके लिए इंसान को सजा मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान से जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि किसी की हत्या मतलब आपने उसके जीने का अधिकार उससे छीन लिया। तो ये आर्टिकल जो अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14 है, ये इसी बात से डील करता है कि सभी को जीने का अधिकार है, और राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, जिसमें कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यानी कि कानून के सामने सभी लोग जो हैं वो बराबर हैं, और जो हमारा कानून है वो किसी भी जाति, धर्म के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। इसी तरह से जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सभी को बराबरी का अधिकार है। अगला अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 है, जो कि राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको अपने बात रखने का, अपने विचारों को सबके सामने रखने का पूर्ण अधिकार है।
अपने विचारों को साझा करने के लिए पीसफुल गैदरिंग हम कर सकते हैं, जैसे कि आज हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं। तो ये हम अपना एक मौलिक अधिकार को ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम अपने इस देश में किसी भी जगह पर रह सकते हैं। तो ये फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, यानी कि हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे जाकर हम रह सकते हैं, ये मेरा मौलिक अधिकार है। हम किसी भी प्रोफेशन को, काम को करने के लिए फ्री हैं। हम कोई बिजनेस जो हमें अच्छा लगता है वो व्यापार हम कर सकते हैं। जब मैंने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की कि हम कुछ भी बोलने, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए फ्री हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमारे ऊपर लागू हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मानहानि के दावे होते हैं। तो ठीक है, हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए फ्री तो हैं, लेकिन दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाना, उस तरह की अगर हम बात करते हैं तो मानहानि का केस बन सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपका जो अधिकार है वो दूसरे के अधिकार को अगर उसका हनन नहीं करता तब तक तो आपका अधिकार है, लेकिन अगर आपका अधिकार दूसरे के अधिकार को हनन करता है तो जो कानून है उसकी इजाजत नहीं देता है। अब अनुच्छेद आपका 20 आता है। उसके हिसाब से कोई इंसान कोई जुर्म करता है तो उसको उस जुर्म की सजा सिर्फ एक ही बार दी जा सकती है। एक ही जुर्म के लिए उसको दो बार सजाएं नहीं दी जा सकती। तो ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। दूसरा ये है कि आज अगर मैंने कोई कार्य किया और वो आज के कानून के हिसाब से अपराध नहीं था, तो मान लीजिए 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 10 साल बाद कोई नया कानून आए जो मेरे कार्य को अपराध मानता हो, तो उसके लिए मेरे को सजा नहीं दी जा सकती। तभी हम कहते हैं कि जो भी हमारा क्रिमिनल एक्ट है, कोई भी कानून जो किसी भी चीज को क्रिमिनल बनाता है, तो पिछली तारीख से रिट्रोस्पेक्टिवली या पिछली तारीख से कभी भी अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। उसको उस दिन से या उसके आगे वाले दिन से, जिस दिन वो लागू हुआ, तभी उसको हम अपराध की श्रेणी में लाएंगे। जैसे आपने निर्भया का केस देखा होगा, तो उसमें एक जो मुलजिम था वो जुवेनाइल था। तो बात ये उठी उस टाइम कि 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे जो इतने मानसिक परिपक्व हैं कि वो अपने वो समझ सकते हैं कि उनके कार्य की गंभीरता क्या, उनका जो एक्ट है वो आपराधिक है, तो उनको फिर हम रेगुलर कोर्ट में ही उनका केस चलाएं, उनको हम जुवेनाइल कोर्ट में ना ले जाएं। ऐसा बाद में हुआ भी, लेकिन क्योंकि वो एक क्रिमिनल एक्ट था इसलिए उसको पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सका। तो ये जो एक्ट अमेंड हुआ, तो ये निर्भया का वो जो दोषी था जिसने ये सब किया था, उसके ऊपर ये लागू नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ये प्रावधान था कि जो मेरा एक्ट है, जिस दिन मैंने वो किया उस दिन के कानून के हिसाब से वो अपराध होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो फ्यूचर में मुझे उसके लिए अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारे सिविल केसेस हैं, जो हमारे सिविल एक्ट हैं, जैसे टैक्सेशन का एक्ट है, मान लीजिए कोई नया इनकम टैक्स का एक्ट आता है जिसमें इनकम टैक्स स्लैब बढ़ जाता है, तो वो उसको पिछली तारीख से लागू कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल केस में ऐसा नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल जो 22 है आपका, वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन बोलता है। हम एक आज़ाद देश में रहते हैं और हमारे कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए पुलिस है, लेकिन पुलिस के पास जैसे कि गिरफ्तार करने का अधिकार भी है, तो उनका जो अधिकार है, उनके पास जो पावर है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसका कुछ हिंट हमको संविधान में भी मिलता है। तो जो संविधान है वो इलीगल अरेस्ट और इलीगल डिटेंशन के बारे में लिखता है कि ऐसा हम अपने नागरिकों के साथ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सप्लीमेंट करता हुआ हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की धाराओं के मैं जोड़ना चाहूंगी। किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे तक उसको पुलिस जो है अपने पास रख सकती है बिना किसी मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। लेकिन जब ये पहले 24 घंटे खत्म हो गए और पुलिस को फिर भी उस इंसान की जरूरत है, तो उसके लिए उनको उसे एक मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा और फर्दर जो रिमांड है उसका लेना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो डिटेंशन जो है वो
अरेस्ट जो वो इलीगल माना जाएगा और ये इलीगल डिटेंशन भी एक तरह का अपराध है, इसमें पुलिस वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अब जब पुलिस जो है गिरफ्तार करने आती है तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे देश में हथकड़ी लगा के गिरफ्तार नहीं किया जाता है। हम लोग हथकड़ी लगाने को बहुत ज्यादा गंभीर विषय मानते हैं, इसलिए कभी भी अगर एक इंसान अपने आप को सरेंडर कर देता है और वो अपने आप को हानि पहुंचा रहा है, ना दूसरे को हानि पहुंचा रहा है, ना वो भाग सकता है, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो भाग जाए, तो फिर पुलिस वालों के पास कोई अधिकार नहीं है कि उसको हथकड़ी लगा के गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अगर ये लगता है कि वो भाग जाएगा, खुद को चोट पहुंचाएगा या पुलिस वालों को हार्म कर सकता है, तभी उस केस में हथकड़ी लगाने की परमिशन हथकड़ी वो लगाते हैं। पर जब पहले 24 घंटे उनके खत्म हो गए और उन्होंने कोर्ट में उसको लेके आना है, उसके बाद भी अगर उनको हथकड़ी लगानी है तो उसके लिए उनको कोर्ट से, मैजिस्ट्रेट से स्पेशल ऑर्डर लेना पड़ता है, अदरवाइज वो सब हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। पुराने टाइम में देखा होगा आपने, हथकड़ी लगती थी, गले में भी जंजीरें वगैरह बांधते थे, वो वैसा कुछ नहीं होता। जंजीर वगैरह का तो बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन हथकड़ी पहले 24 घंटे अपने हिसाब से वो लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनको कोर्ट के परमिशन की जरूरत होगी। अब दूसरा सवाल ये है कि गिरफ्तार कर लिया, अब घर वालों को तो पता ही नहीं है क्या हुआ। इसमें सीआरपीसी में अमेंडमेंट हो चुकी है, जिसके तहत अब ये है कि जब भी किसी इंसान को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको बताया जाएगा कि किस अपराध के तहत उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, किस सेक्शन में उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, कौन सी एफआईआर उसके अगेंस्ट दर्ज की गई है। जो उसको गिरफ्तार कर रहा है उस पुलिस वाले को अपना नाम, डेजिग्नेशन उसको बताना जरूरी है। सभी पुलिस वालों के ऊपर वहां आपने देखना होगा नेम प्लेट होती है, नाम की जरूर होता है। वो इसलिए होता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किस इंसान ने तो गिरफ्तार किया है। और इस गिरफ्तारी की एक जो सूचना है वो गिरफ्तार व्यक्ति के किसी करीबी रिश्तेदार को भी देना जरूरी है। अगर ये सूचना नहीं दी गई तो गिरफ्तारी जो है वो अवैध मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी और इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो एक बार किसी इंसान को गिरफ्तार कर लिया तो पहले 24 घंटे पुलिस वाले बिना किसी ऑर्डर के उसको अपने साथ रखेंगे, रिकवरी वगैरह के लिए ले जा सकते हैं। उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट के पास पेश किया, मजिस्ट्रेट को फिर रिमांड की एप्लीकेशन आती है। मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन में जरूरत है और इसको पुलिस को इसकी कस्टडी की रिक्वायरमेंट है तो फिर उसकी कस्टडी को वैसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि फ्री लीगल एड की बात भी हो रही है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोई वकील नहीं है तो फिर क्या होगा। तो जब भी हमारे पास रिमांड के लिए कोई गिरफ्तार व्यक्ति लाया जाता है, उसके पास वकील नहीं होता, तो जैसा बताया रिमांड काउंसिल हमारे पास होते हैं। तो रिमांड काउंसिल का काम ही यही है कि जिस गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को लेके आए हैं उस व्यक्ति के बेल एप्लीकेशन, उस व्यक्ति के कोई भी अगर कागज वगैरह बनाने हैं तो वो वही रिमांड काउंसिल बनाता है। रिमांड काउंसिल की फीस हमारे फंड से रिलीज होती है, उसको फीस देने की जरूरत नहीं होती गिरफ्तार व्यक्ति